हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उत्तराखंड बोर्ड 2024 का क्लास 10th वालों के लिए साइंस का सैम्पल पेपर का सल्यूशन। ठीक है, जो मैंने सैम्पल पेपर पर वीडियो बनाई थी, मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस पेपर का भी सल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। तो उस वीडियो में क्या है, कमेंट आए थे कि सर इस पेपर का सल्यूशन चाहिए, और जिन्होंने कमेंट करे थे उनके जो कमेंट्स हैं अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कमेंट्स आए थे इसलिए मैं इस पेपर का सलूशन पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं इस पेपर का सलूशन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के और जो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पर पूरे आपको सॉल्व करा के आऊँगा। ठीक है, लेकिन जो बायो के क्वेश्चन होंगे वो मैंने उनके आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे उन क्वेश्चंस के वो मैं खाली समझाऊंगा, क्योंकि जो बायो के क्वेश्चन होते हैं वो बड़े होंगे और काफ़ी लेंथी होंगे, तो उसमें क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको जो मेन पॉइंट होंगे उनमें वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस पेपर का सल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। इससे क्या है, मैं जब भी किसी और पेपर की सल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और हाँ, अगर आपको किसी और पेपर का भी सल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम पेपर की ओर। तो पहले इसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है, वो हमें बताना है। हमें ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले क्या है, आपको एथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एथेन का फॉर्मूला हमारा होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने क्या है, आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो एथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C2H6। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी ये बनवा रखा है। ठीक है, यहाँ से आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है तो पहले आप वो देखें। उसने बोला है कि एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हमारे पास, 2 कार्बन परमाणु हैं, 1 और 1, 2। और इनके बीच में देखेंगे जो आबंधों की संख्या है वो एक ही एरो लग रहा है, जैसे देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर जो एथेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो आगे समझ में। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। ठीक है, हमें धातु का नाम बताना है और हमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, लिथियम। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सीजियम। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, क्योंकि इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हमारी हथेली पर अगर हम इन्हें डालते हैं तो हमारी हथेली पर जो ऊष्मा होती है, ठीक है, उससे क्या है, आसानी से पिघल जाते हैं, क्योंकि इनका क्या है, गलनांक कम होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा सीजियम। वो मैंने बता दिया कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि संकटकालीन हार्मोन्स कहलाते हैं। सही है, ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से क्या है हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा एड्रेलिन। ठीक है, वो क्यों होगा, वहां पे कारण लिख रखा है कि एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण से आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भोजन का पूर्ण पाचन व अपशोषण कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आपका पहला ऑप्शन, यानी कि आमाशय। वो क्यों है, मैंने यहाँ पर आपको कारण भी बता दिया। और एग्जाम में क्या है, आपको एक कारण लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है, खाली मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए कारण लिख रखे हैं। वहां पे तो खाली आप आंसर लिख देना इन 4 पॉइंटों में से जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कारण तो मैंने खाली आपको बता रखे हैं जिससे आपको पता रहे कि ऐसा क्यों हुआ है, कि इसका आंसर यही क्यों है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम। ठीक है, कि वो दूरी हमारी क्या कहलाती है। अब आपको क्या है, मुख्य फोकस पता होना चाहिए और ध्रुव पता होना चाहिए। तो हम ध्रुव को लिखते हैं कैपिटल P से, और जो हमारा दूसरा क्या है, मुख्य फोकस, उसको लिखते हैं हम कैपिटल
एफ से, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ को बोलते हैं हम क्या, फोकस दूरी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। क्यों हो गया वो मैंने यहाँ पर लिखवा भी दिया आपको, कारण सहित मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं, इसलिए आप इसकी तैयारी जरूर करके जाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पाठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, वह पीड़ित है। तो हमें ये 4 दोष दे रखे हैं, जरा दूरदृष्टि दोष, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो हमें बताना है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। अब क्या है, उस व्यक्ति को हमारा निकट पॉइंट जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, सही है। यानी कि उसे निकट से दूर रखनी पड़ रही है, 25 सेंटीमीटर से दूर रखनी पड़ रही है बुक को, तभी वो देख पा रहा है बुक को, ठीक है। तो यानी कि जो उसका निकट बिंदु है वो आगे की तरफ खिसक गया है, ठीक है। तो उसे क्या है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जो निकट की वस्तु है उसे वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसा किस दोष में होता है जिसमें क्या है, उसे दूर की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु उसे दिखाई ना दे। तो ऐसा सिर्फ किस में होता है, दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में ऐसा होता है कि उसमें क्या है, हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुओं में नहीं दिखाई देती। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कारण में, आप कारण पढ़ लें। अगर मैं आपको कारण पढ़ के भी बताऊंगा तो वीडियो क्या है, बहुत लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से कारण पढ़ लें, ठीक है। वो मैंने बता दिया भी, आपको समझा दिया, वही इसमें लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो बोल्ट है वो किसका मात्रक है, धारा का है, आवेश का है, विभवांतर का है, कार्य का है। धारा का मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक ही हमारा क्या होता है, बोल्ट, क्योंकि कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। यानी बोल्ट हमारा किसका मात्रक हो गया, विभवांतर का। तो इसका जो सेकंड वाला है ये आपका आंसर सही होगा। और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो में, आप इतना तो कर सकते ही हैं, ठीक है। जिस पेपर का भी आपको सोल्यूशन चाहिए हो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर के आ जाऊंगा। इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए परितंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। तो एक डायग्राम दे रखा है, उस पर ऊपर से नीचे की ओर लिखा है लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो इन चारों में से हमें बताना है जो किसे दर्शाता हो, कौन सा स्तर उत्पादकों को प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है। अब क्या है, अगर आपने अपनी बुक में ये डायग्राम देख रखा होगा तो आपको क्या है, इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने वो डायग्राम नहीं देख रखा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो डायग्राम क्या है, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेवल 1 में क्या आते हैं हमारे उत्पादक, उसके ऊपर चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो या तृतीय हो, यानी कि लेवल 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें सारे के सारे क्या मिलेंगे हमें, उपभोक्ता। यानी कि लेवल 1 वाले ही हमारे क्या होंगे, यानी कि स्तर 1 वाले ही हमारे क्या होंगे, सारे के सारे उत्पादक होंगे, ठीक है। तो इसका जो स्तर 1 है, ठीक है, ये जो स्तर 1 है यानी कि लेवल 1, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या है, वो तो हमारे पहले के खंड आते थे 8 एक नंबर के, वो हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं 2 से लेकर 9 तक, जो कि हमारे आने वाले हैं 1 नंबर के, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इस विलयन की हमें क्या बतानी है, प्रकृति। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई विलयन है, हमने उसके अंदर क्या है, नीले लिटमस पेपर विलयन के अंदर डाला और वो क्या है, हमारा उस पेपर को क्या कर देगा है, लाल कर देता है। ऐसी जो प्रकृति होती है ये किसकी होती है, अम्ल की, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जो अम्लीय विलयन होता है उसका मान क्या है, 7 से कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर खाली क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। कि वो क्या होगा हमारा, उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी, ठीक है। अगला क्या दे रखा है हमें यहाँ पर कि पीतल के मुख्य अवयवों के नाम लिखिए। कि पीतल जो है, हमारा पीतल बनता है तो वो किन धातुओं से मिलकर के बनता है, उसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो उसके क्या है, 2 मुख्य अवयव होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिसमें एक पहला जो मुख्य अवयव होता है वो होता है हमारा जस्ता, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा तांबा। पीतल को क्या है, हम 2 भाग में मिलकर के बनाते हैं, जिसमें जो 2 भाग होते हैं वो तांबे के होते हैं और एक भाग किसका होता है, जस्ते का होता है, ठीक है। तब जाकर हमारी क्या बनती है, पीतल। तो इसके जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हो गए, पीतल और जस्ता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है चौथे क्वेश्चन में, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हैं। तो वो दो धातुएं कौन कौन सी हो गई? सोना, प्लेटिनियम। यहाँ पर लिखा भी है कि सोना, प्लेटिनियम, चांदी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, इसलिए यह बहुत कम क्रियाशील है और इसी कारण मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको याद रहे वो आप लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप खाली वहाँ पर नाम लिखे आए कि वो कौन कौन से हैं, वो आपके सामने ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। कि वो ग्रंथि है हमारे पास थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथि है कि हमारे शरीर में क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने जो हमारे दर्पण की स्थिति होती है अवतल की भी और उत्तल की भी, अगर वो सारी स्थिति पढ़ रखी होंगी आपने, एक की 6 स्थिति हैं और एक की 2 स्थिति हैं, वो आपने पढ़ रखी होंगी, तो उसमें जो हमारी छठी स्थिति होती है अवतल दर्पण की, उसमें क्या है? ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है जो सीधा होगा, आवर्धित होगा और वस्तु से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो वही लिख देंगे हम, अवतल दर्पण में ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। ठीक है, 7वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, उसमें होते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है कि विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो जो हमारे घर में विद्युत धारा आती है उसको हम किस चीज़ से नाप सकते हैं? ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा को बता सकता है? तो उस यंत्र का नाम है एमीटर। ठीक है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते तारों में कितनी धारा आ रही है उसमें। ठीक है, कितने एम्पियर की है, क्योंकि इसे एम्पियर में नापते हैं धारा को, कितने एम्पियर की है, ज़्यादा एम्पियर की तो नहीं है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त करने वाली कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम बताना। तो वो होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो हमारी रेफ्रिजरेटर में लगी हुई होती है। ठीक है, ये आपके घर पे भी होगा, आप देख सकते हैं। 1 नंबर वाले क्या है यहाँ पर अब हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब क्या है, यहाँ से हम देखेंगे अब 2 नंबर वाले। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। पहले हमें बतानी है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की, दूसरा हमारे पास है N2 यानी कि नाइट्रोजन अणु की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों आपको दिखा रखी हैं। तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो सल्फर होगी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमारा कितना होता है? 2, 8, 6। उसको अगर अपनी बाहरी कक्षक को पूरा करना है तो उसमें क्या है, उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक इस हाइड्रोजन से ले लेगी और दूसरा इस हाइड्रोजन से ले लेगी। तो उसका ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का क्या होगा। तो अब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा कितना होता है? 2,5। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है? 7 होता है। बाहरी कोश होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, N2 है यानी कि 2 होंगे नाइट्रोजन के अणु, एक हमारा ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन तो बन जाएंगे, बचेंगे 3 इसके 3 इसके, तो ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? N2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों चित्र बना करके आ जाएंगे एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में हमें यह दे रखा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहले क्या है, हम ये देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, धातु ऑक्साइड जो दोनों प्रकार के क्या होंगे? गुणों को प्रदर्शित करेंगे, अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी, उसे हम बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला इसका उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3। दूसरा इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो आप खाली पहले डेफिनेशन लिख देना। फिर क्वेश्चन में बोला है
कि इसके दो उदाहरण, तो आप ये दोनों लिख देना। ये मैंने यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिखा दी है। तो मैंने जो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखवाई हैं ये खाली आपको समझाने के लिए लिखवाई हैं, जिससे क्या आप समझ सकें कि कैसे ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब 11वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 12वें क्वेश्चन को। तो 12वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भर्जन और निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर देखो। तो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे भर्जन क्या होते हैं और निस्तापन क्या होते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भर्जन हमारे क्या होते हैं। धातु सल्फाइड अयस्क जो होंगे, अगर हम उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अगर कोई भी धातु सल्फाइड है और उसको क्या है हम क्या करें, गर्म करें। ठीक है, अधिक ताप पर हम क्या करें, उसे गर्म करें और वो हमारा परिवर्तित हो जाए ऑक्साइड में। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, भर्जन। ठीक है, ये जो विधि है हमारे पास इसे बोलेंगे हम भर्जन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमसे उदाहरण भी पूछा है, तो इसका नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ये रिएक्शन भी है कि ZnS, यानी कि ZnS का मतलब हो गया हमारे पास जिंक सल्फाइड, उसे हमने क्या करा, गर्म करा वायु की उपस्थिति में, यानी O2 हो गया, उसे हमने क्या ताप करा, तापन लिखा है वहाँ पर, यानी उसे हमने ऊष्मा दी, गर्म करा उसे, तो हमारा क्या बन गया, ZnO, यानी कि हमारा क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, और जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, यह है आपका दूसरा निस्तापन की निस्तापन हमारा होता क्या है। तो निस्तापन में क्या है, हम इसमें क्या है, जैसे हमने भर्जन में क्या लिया था, धातु सल्फाइड लिया था, वैसे ही हम निस्तापन पे लेंगे अब कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट का मतलब जहाँ पर होता है हमारा CO3, वो अयस्क को लेंगे। और अगर आप ऊपर देखेंगे भर्जन में, तो हमने वहाँ पर लिख थी वायु की उपस्थिति में, और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर भी वायु की उपस्थिति होगी, लेकिन क्या होगी, एक सीमित मात्रा में होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने उसको भी गर्म करा था अधिक ताप पर, उसको भी गर्म करा था भर्जन में, यहाँ पर भी निस्तापन में भी हम क्या करेंगे, उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे। और लेकिन वहाँ पर हमें क्या ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, जो भी हम धातु लेंगे उसी का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी है, वो देखते हैं हम कि जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी कि सीमित मात्रा में हम क्या करेंगे, गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, यानी कोई धातु ऑक्साइड मिलेगा जो हम धातु लेकर के चलेंगे। तो जिंक धातु लेकर हम चले थे, तो उसी का क्या मिल गया हमें, ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो ये आ गया हमारे पास ZnCO3, ये हो गया हमारा जिंक कार्बोनेट। हमने क्या करा, इसे गर्म करा टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये हमारा परिवर्तित हो गया जिंक ऑक्साइड में, यानी कि ZnO में, और जो हमारी CO2 थी वो क्या है, हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, 13वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर लिखने हैं और प्रत्येक का उदाहरण देना है। यानी कि बायो के क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लेंथी होंगे, तो मैं क्या है उसके मेन पॉइंट ही बताऊंगा, बाकी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक दो पॉइंट यहाँ से बता देता हूँ आपको। जैसे इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, कुछ जीव जैसे पौधे सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वयंपोषी। ठीक है, वे जीव जो क्या है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, विषमपोषी। ठीक है, देखते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि स्वयंपोषी उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि स्वयंपोषी उत्पादक का मतलब वो अपना भोजन क्या है, खुद ही बना, क्योंकि वे सभी जीवों के लिए आवश्यक भोजन बनाते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसका विषमपोषी का। तो इसमें क्या दे रखा है कि विषमपोषी को उपभोक्ता कहा जाता है, यानी कि उपभोक्ता वो क्या है, किस पर निर्भर रहेगा, उत्पादक पे। ठीक है, विषमपोषी ये स्वयंपोषी द्वारा बनाए गए जो भोजन होता है उस पर ही क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा पॉइंट देखते हैं अब इसका। जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो स्वपोषी होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो विषमपोषी होते हैं वो पौधों के बाद में जो भी अगला स्तर होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, विषमपोषी। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, इसके एग्जाम्पल, क्योंकि उसने बोला था उदाहरण सहित बताना है। तो पौधे हो गए, शैवाल और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो फिर इसका दूसरा देखते हैं जो कि हमारा विषमपोषी का एग्जाम्पल है। अधिकांश जंतु हो गए, कवक हो गए और कुछ जीवाणु हो गए, वो ये क्या होते हैं, हमारे विषमपोषी होते हैं। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 14वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पादप ऊतक का में नाम लिखना है।
इसमें 2 हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोनों ही हमारे 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि पौधों में भोज्य पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। तो उसमें हमारा फ्लोएम की फ्लोएम जो है पौधे के हर भाग को क्या है, भोजन पहुंचाता है, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में जल व खनिज लवण का वहन करता है, ठीक है। तो वो है हमारा जाइलम ऊतक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, आप पूरा ये पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कारण भी दे रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी क्या है, आपके 2 खंड दे रखे हैं, पहला और दूसरा, और ये दोनों ही क्या है, हमारे 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें पूछा है कि लेंस की क्षमता का सूत्र तथा मात्रक बताइए, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, कहीं आपने देखा कि इसमें क्या लिखा है, लेंस की क्षमता, तो कहीं आप उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दें। तो डेफिनेशन नहीं लिखनी है, खाली उसमें उसका क्या बताना है, सूत्र बताना है और मात्रक बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपके सामने है, उसमें लिखा है लेंस की क्षमता का सूत्र, ठीक है। तो हम ये परिभाषा से लिख रहे हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो बराबर होती है 1/, फोकस दूरी, और वो भी किस में होनी चाहिए, फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसका सूत्र हो गया, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर 1/f, ठीक है, फोकस दूरी, और ये हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है। अब इसका हमें मात्रक बताना है कि इसका मात्रक होता क्या है हमारा। तो इसका मात्रक होता है हमारा डायोप्टर, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है, और इसे लिखते हैं हम कैपिटल D से, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें, फोकस दूरी दे रखी है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है। और यह भी आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, यह आपको पहले से भी पता होगा कि P बराबर 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में होगी। तो पहले हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लेंस की क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आगे कर रखा है, वो देखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम, f बराबर -25 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे हमें तो क्या दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये माइनस कहाँ से आया। तो जो हमारा अवतल लेंस होता है, ठीक है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस की होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ये माइनस की होती है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो -25/100 मीटर हो गया। तो 25 से 25 और 25 चौका 100। तो f बराबर कितना आ गया, -1/4 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, और वो भी अभी आपने लिखा था कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला भी ऊपर दिखाया था, P बराबर 1/f, और f क्या होगा, मीटर में। तो यहाँ पर f क्या है आपका, मीटर में आ चुका है। तो यहाँ से लगा देंगे। तो हमारा सूत्र है P बराबर 1/f, f हमारा मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 आ गया, और 1 के अपॉन में f का मान क्या है, -1/4, तो -1/4, ठीक है। बाद में 4 घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर घूम के चलेगा, माइनस पहली से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। और हमारा जो लेंस की क्षमता होती है, यानी कि P होता है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहाँ लिख देंगे 4D, -4D, यानी कि लेंस की क्षमता हमारी कितनी आ गई, -4 डायोप्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या है, हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अगर क्या है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले ये 4 काम आप जरूर कर लें। आकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर कमेंट करें, उसमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, और तीनों क्या है, हमारे 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ब्रिंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा भी है कि इसकी हमें क्या लिखनी है, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन बता देता हूँ। यह है आपके सामने ये रिएक्शन। ब्रंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हमारी क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। यह आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, जब ब्रंजक चूर्ण बनाने के आपने विधि पढ़ी होगी, उपयोग पढ़ा होगा उसमें, ठीक।
ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है तो ये हमने क्या है व्यंजक चूर्ण ले लिया CaOCl2, उसकी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से अभिक्रिया करा दी, हमें क्या मिला CaCl2, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस निकल गई और जल निकल गया H2O, ठीक है। तो खाली हमें रिएक्शन दिखानी थी, वो हमने रिएक्शन यहाँ पे दिखा दी। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। हमारा क्या हो गया सोडियम Na हाइड्रोजन H और कार्बोनेट CO3, ठीक है, NaOH CO3, ये फॉर्मूला होता है पूरा। यहाँ पर क्या है हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में ये हमारा किस में टूटेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा प्लस जल निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसका हम थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा क्या होगा, उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया एथेनॉल का C2H5OH, हम इसे क्या है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन है इसका ताप, इसमें क्या है हम इसे गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा एथीन, ठीक है, एथीन बनेगा और जल निकलेगा, ठीक है। तो एथीन का फॉर्मूला हो गया C2H4, वहाँ पर भी यही लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एथीन, ठीक है। तो इसमें इसकी परिभाषा भी लिखी है कि कैसे रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका अथवा वाला, ठीक है। समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इसको क्या हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो Al है वो भी 1 है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी Al हमारी 1 है, ठीक है। फिर Cu देखेंगे, Cu हमारा 1 है, यहाँ पे भी Cu 1 ही है, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। अब दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर Cl हमारे 2 हैं अभिकारक में और उत्पाद में हमारे कितने हैं Cl 3 हैं। तो हम इसे कैसे बराबर करें, एक तरफ देखेंगे हमारे कितने हैं 2 हैं, दूसरी तरफ 3 है। अब इसे हम कैसे बराबर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से तो हो सकते हैं 6, और इधर 3 है इधर मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से तो हो सकते हैं हमारे 6। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा Cl है यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 लगा दिया और यहाँ पर हमने ये करा 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे जो Cl है वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, जहाँ पर हमने 2 लगाया है किसमें, ये जो हमारा Al है, ये जो Al है जिसके कारण हमारे 2Al हो गए, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 2Al कर देंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो गई। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी वाली इक्वेशन को। तो दूसरी वाली इक्वेशन में हम देखेंगे तो Na हमारे पास कितने हैं 1 है, यहाँ पे देखेंगे उत्पाद में हमारे कितने हैं 2 हैं। तो हम क्या है पहले यहाँ पर Na क्या करेंगे 2 लगा देंगे जिससे हमारे Na कितने हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। फिर देखेंगे हमारे O कितने हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पे हो गए, जब हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी और 2 हमारे पहले से ही हैं तो कितने हो गए 4। यहाँ पर क्या करेंगे हम H2O में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे 4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ये संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाली। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्या है Na दे रखा है, Na यहाँ पर कितने हैं हमारे अभिकारक में 1 है, इधर देखेंगे तो Na कितने हैं 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2Na, यहाँ भी 2Na हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितनी है हमारी 1 है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 ना लगाकर सीधे क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 ना लगाकर हम सीधे लगा देंगे 4, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 4Na हो जाएगा प्लस O2 बराबर हो जाएगा 2Na2O, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो इसमें 3 हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, हम इनके क्या बताने हैं कारण बताने, और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा एक नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्लेटिनियम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सोना चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु आर्द्रता तथा अम्ल से जल्दी संचारित नहीं होती, संचारित का मतलब खराब नहीं होती हैं, और
इसकी धातुविक चमक लंबे समय तक रहती है। और जो इन धातुओं की क्या है, जो चमक होती है वो क्या है, बहुत लंबे समय तक रहती है। और साथ ही ये जो धातुएं हैं ये ज़्यादातर कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। ठीक है, ये धातुओं के गुण भी होते हैं, तो ये इसका कारण। तो आप 1 नंबर में ये लिख करके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कारण। हमारी सोडियम धातु है वो क्या है, बहुत क्रियाशील धातु है। अगर हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी, जो कि क्या है हमारी मतलब आग भी पकड़ सकती है। हम क्या है, इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, थर्ड में ये दे रखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्यों। ये हमें बताना है कि क्यों हो जाता है। ठीक है, अगर आपने विस्थापन विधि पढ़ रखी होगी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कारण में देखते हैं हम। तो यह है इसका कारण, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी कि इसका हमें फॉर्मूला भी दे रखा है CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो जो विलयन का रंग हमारा नीला रहता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो Fe है वो क्या होती है, हमारी जो सक्रियता श्रेणी होती है, Fe क्या है, Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो वो क्या करती है, Fe Cu को अपने स्थान से हटा देती है, यानी कि उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और उसके स्थान पर खुद आ जाती है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, जो कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट एवं कॉपर धातु बनाता है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखी है, Fe प्लस CuSO4। CuSO4 हमारे पास एक विलयन था जिसका जो रंग था वो कैसा था, हमारे पास नीला था। फिर हमने ये करा, Fe हमारे पास क्रियाशील धातु थी, उसने ये करा अभिक्रिया कर इसे क्या करा, विस्थापित कर दिया। तो इसने बनाया FeSO4 जो कि कैसे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का, और प्लस Cu धातु हमारी निकल गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बायो के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो मैं उसमें क्या है, जो मेन पॉइंट होंगे वही बताऊंगा, बाकी आप पूरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके 2 आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं, 1 और 1 2। दोनों में से जो आप याद कर सकें जल्दी वो आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। जैसे पहला वाला मैं बता देता हूँ कि वह पूर्ण परिसंचरण क्रिया जिसमें एक पूर्ण रुधिर चक्र में हृदय में से होकर 2 बार जाता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, या आपको ये याद नहीं होता तो आप ये वाला लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों दे दिया, आप जो आपसे याद हो सके आप वो लिख करके आ जाएं। तो 19वां क्वेश्चन हमारा बायो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा उसमें हमें 3 भाग दे रखे हैं, उनको क्या है, हमें उस चित्र में दर्शाना है। तो चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं जो हमें क्या है, इस चित्र में दर्शाने हैं। तो आप इन 3 पॉइंटों को चित्र में दर्शा दें। अगर इन 3 पॉइंटों के बारे में लिखने के लिए भी आता है तो मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट करवा रखे हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवा रखे हैं। अथवा में दे रखा है हमें, तो इसे हम देखते हैं। हमें जो हमें दे रखा है कि मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वचित्र नामांकित चित्र बनाइए और उसमें निम्न भागों को दर्शाइए। ये इसमें 3 इसके पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमें चित्र बनाकर उसमें इन तीनों भागों को दर्शाना है। ठीक है, चित्र क्या है आप अपनी बुक में से देख लेना। और क्या है, अगर इन 3 पॉइंटों पर लिखने के लिए भी आता है तो मैंने यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों के बारे में आपको बता दिया है, यहाँ से देखकर आप क्या है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है कि विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। और एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या है, ऊष्मा निकालनी है, वो हमारा 2 नंबर का है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, यह है आपके सामने। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, बताना है कि विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है, तो उसकी परिभाषा लिख देंगे। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, कोई भी परिपथ है अगर उसमें क्या है, हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा क्या होती है, हमारी व्यय होती है। ठीक है, तो अतः किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा में व्यय की जो दर होती है उस दर को ही हम क्या बोलते हैं,
विद्युत शक्ति, और इसे हम प्रकट करते हैं कैपिटल P से। P बराबर होता है हमारा W/T। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर लिखा भी है कि विद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा अपॉन समय, तो P बराबर W/T। ठीक है, तो ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत प्रेस जो होती है हमारी स्त्री, वो क्या है हमारी 5 एम्पियर की उस विद्युत धारा वो लेती है, और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करना है कि 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो हमें R दे रखा है और I दे रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। तो इसमें देखते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। तो पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ऊष्मा निकालने के लिए फॉर्मूला होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है H बराबर V I और T। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमें T दे रखा है 30 सेकंड और I दे रखा है उसमें 5 एम्पियर की धारा होती है। अब कहीं से हमें क्या निकालना है, V, कि V हमारा कहाँ से निकले। हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या दे रखा है, उसमें प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि R की वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या है, ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है, वो होता है हमारा V बराबर IR। ठीक है, धारा में दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले V निकाल लेंगे, फिर V का मान क्या करेंगे, हम इस H वाले फॉर्मूले में, ऊष्मा वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, I की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो लिख देंगे, और T की वैल्यू भी। तो पहले वही लिखा हमने, जूल के नियम से विद्युत धारा I से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H बराबर VIT, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, फिर हमने ये करा कि हमारे पास V नहीं था, तो हमने V कहाँ से निकाला, V बराबर IR से। I हमें दे रखा है 5 एम्पियर और R दे रखा है 20 ओम का प्रतिरोध, यानी जो V का मान है हमारा कितना आ गया, 100 वोल्ट। अब हमारे पास I का मान दे रखा है 5 एम्पियर है, और T बराबर 30 सेकंड पर हमें क्या निकालनी है, ऊष्मा निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे H बराबर VIT। तो यहाँ पर V का मान लगा दिया 100 और I का मान लगा दिया 5 एम्पियर, T का मान लगा दिया सेकंड। ठीक है, जो ऊर्जा होगी वो जूल में होगी, तो आ जाएगी 15,000 जूल, जिसको हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.5 × 10⁴ जूल। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी क्या है, हमें परिपथ दे रखा है और इसमें हमसे 2 पॉइंट पूछे हैं। पहला, इसका कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी R की वैल्यू निकालनी है, और अगला दे रखा है इसमें कि कुल धारा निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें क्या है, एक परिपथ दे रखा है ये। ठीक है, और पहला पॉइंट इसका 2 नंबर का है और सेकंड वाला पॉइंट इसका 1 नंबर का है। ठीक है, तो मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है, वो देखते हैं हम। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये परिपथ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें पहला जो प्रतिरोध है वो दे रखा है 5 ओम, दूसरा प्रतिरोध हमें दे रखा है 15 ओम, और तीसरा हमें दे रखा है 30 ओम का। ठीक है, तो हमने इन्हें नाम दे दिया R1, R2, R3। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया कि R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 15 ओम और R3 बराबर 30 ओम। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेप आप ये समझ लें, पहला ये हो गया। फिर अब हम पहुँचेंगे इसमें सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंं, ये जो हमारा R2 और R3 है, इन्हें क्या कर लेंगे, समांतर क्रम में हम इन्हें जोड़ लेंगे और इनका एक तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर R डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R डैश निकाल लेंगे। हमें निकालनी है इसमें कुल प्रतिरोध, R बराबर निकालना है और धारा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R डैश, और इन्हें क्या है, हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, और ये हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस R3। हम ये R डैश निकाल रहे हैं, और यहाँ पर R2 का मान दे रखा है, R3 का मान दे रखा है, हमने सॉल्व कर R डैश का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले थे हमारे पास 2, इन दोनों को जोड़कर हमने 1 बना लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, R1 को और R डैश को हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि R1 और R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो उसका कुल प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R, क्योंकि हमें R निकालना है कुल प्रतिरोध, तो उसका फॉर्मूला हो गया कैपिटल R बराबर R डैश प्लस R1। R डैश आया हमारा यहाँ पर 10, तो वो लिख दिया, और R1 हमें दे रखा था 5, यानी कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 15 ओम। ठीक है, अब दूसरा हमें निकालनी है इसमें कुल धारा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, और V का मान हमें दे रखा है 30 वोल्ट की। 30 वोल्ट की उसमें क्या है, बैटरी है, और R का मान हमारा कितना है, 15, तो उसमें धारा कितनी हो गई, 2 एम्पियर। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था पूरा का पूरा, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको ये दिखा भी दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा है क्या, तो आप ये क्वेश्चन कर लें या आप ये थ्योरी कर दें, ठीक है। तो आप क्या है, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही करके जाएं, जिससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा। और आप अगर ये थ्योरी लिखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इसमें आपको पूरे नंबर मिलने के चांस भी नहीं। अब ये दे रखा है इसके अथवा में, इसको देखते हैं। 3 पॉइंट है इसके और 3 में से कोई भी 2 पॉइंट हमें करने हैं। यहाँ पर लिखा है 2 पॉइंट्स, तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट हमें करने हैं जो आपको बड़े तरीके से आते हो। तो मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट कर दिए हैं, आपको जो बड़े तरीके से आता है वो कर देना, ठीक है। पहला इसमें प्रत्यावर्ती धारा और डिस्च धारा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, आप जो दोनों में से आए, ठीक है, आप वो कर देना। अंतर लिखना है कि हमारा एसी धारा क्या होगी या डीसी धारा क्या होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा, इसमें जो आपको मतलब आसान लगे वो आप इसमें से याद कर लें, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारे कितने नंबर है, 1.5 नंबर के हैं। तो ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट तो आप इसमें लिख करके जरूर आए। जैसे इसमें लिखा भी है कि समान वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा है वो डिस्च धारा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। और समान वोल्टेज की जो धारा यानी डीसी वोल्टेज है वो प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है, ठीक है। तो ऐसे अंतर यहाँ पर देख लें, जो आपको 5 अंतर याद हो जाएं वो आप वहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है इसका छठा पॉइंट कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में नहीं किया जाता, जबकि जो डिस्च धारा है यानी डीसी करंट है उसका उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है, ठीक है। और इसमें 7वां पॉइंट भी दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर जो डीसी हमारे पास करंट होगा उसको हम ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा भी दिया है, 1.5 नंबर का है, तो आप इसका डायग्राम भी बना करके आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है, ये फ्यूज है हमारा, दिख रहा होगा आपको। अब क्या है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये फ्यूज क्या है, खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको रियल लाइफ में भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जब क्या है हमारे घर में क्या है ज़्यादा तेज लाइट आ जाती है, तो हमारे घर में जो स्विच लगा हुआ होता है, ठीक है, क्या है वहां पर हम देखते हैं फ्यूज हमारा खुद ही गिर जाता है, लाइट अचानक से भाग जाती है, ठीक है। तो फ्यूज क्या है खुद ही गिर जाता है, यानी जो परिपथ है उसको क्या कर देता है, भंग कर देता है एक तरीके से। एक प्रकार से क्या है, ये सुरक्षा करता है सभी उपकरणों की, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विद्युत चुम्बक के बारे में लिखना है। तो विद्युत चुम्बक के बारे में यह है और ये कैसी होती है मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। यहाँ पर ये विद्युत चुम्बक के बारे में लिखा है और यहाँ पर विद्युत चुम्बक बता भी दिया कि कैसी होती है। कि विद्युत चुम्बक एक प्रकार का चुम्बक है जिससे विद्युत धारा द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत चुम्बक आमतौर पर एक कुंडली में लपेटे गए तारों से बने होते हैं, ठीक है। 1.5 नंबर का है, तो आप इसका चित्र भी बना कर गए हैं अगर ये क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है इसका 22वां क्वेश्चन, और इसमें क्या है हमारे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने और ये 1-1 नंबर के हैं। पहला उसने पूछा है कि एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है वो श्यामपट्ट यानी कि जो बोर्ड है, बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उसे बोर्ड पर जो भी लिखा है उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है, तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का दृष्टि दोष होगा और इसके उत्पन्न होने के 2 कारण बताने, किस कारण से ये उत्पन्न हुआ है, और रेखीय आरेख द्वारा समझाइए इसका निवारण किया जा सकता है, उसका निवारण भी हमें लिखना है, ठीक है। उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही यानी पास की वस्तु उसे दिखाई दे रही होगी। आप सोचें कि ऐसा कौन सा दोष है जिसमें हमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो ये दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या है अवतल लेंस का यूज करेंगे, इसे हम बोलते हैं अपसारी लेंस भी, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपके इसी में आ गए। और तीसरा तो आप यहाँ से क्या है इसका चित्र भी बना सकते हैं, और उन्होंने बोला है कि इसके 2 कारण भी लिखने हैं, किस कारण से होता है, तो आपके 2 कारण भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र बना दें, यहाँ पर इसके 2 चित्र भी हो सकते हैं, जैसे कि हम पहले दिखा देंगे कि हमारा चित्र जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये होती है हमारी रेटिना, यहाँ पर चित्र बनना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो दोनों किरणें आ रही है वो यहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो ये रेटिना से पहले ही टकरा जाती हैं, और रेटिना होती है हमारी यहाँ पर, ये पहले ही टकरा जाती हैं। लेकिन जब हम क्या है अवतल लेंस लगाते हैं तो ये क्या है किरणों को फैला देता है, जिससे क्या है किरणें जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही, ठीक है। अगला है 23वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। पहला पॉइंट है 2 नंबर का
और दूसरा पॉइंट है 1 नंबर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में जैविक तथा अजैविक कचरे की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो उपाय बताने हैं। तो ये उपाय मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सूखा एवं गीला कूड़ा कचरा 2 अलग अलग कूड़ेदान में डालें ताकि घर में जैविक तथा अजैविक कूड़े का पृथक्करण किया जा सके, और कचरा हमेशा नगर पालिका निगम द्वारा रखे गए कचरे पात्र में ही डालें और नगर में स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है, यानी जो गीला कचरा है उसको आप अलग रखें और जो सूखा कचरा है उसको आप अलग रखें। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका आंसर है परावैंगनी विकिरण से। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो इसमें हमें इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं और चारों पॉइंट हमारे कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला दे रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। इसमें पहले वाले में हमें लिखना है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारे पास है बेकिंग सोडे के 2 उपयोग लिखने हैं, और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखनी है। ठीक है, पहला है हमारा, इसमें हमें दे रखा था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, सूत्र है वो है हमारा CaOCl2। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। ये हमारा क्या है, एक हल्के पीले रंग का एक पाउडर होता है जिसमें से क्या है, हमारी क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। अब तो यौगिक का नाम है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, या जिसे हम बोलते हैं क्या, धावन सोडा। ठीक है, कि बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। तो मैंने क्या है आपको 5 उपयोग लिखवा दिए हैं, आपको जो आसानी से 2 याद हो आप वो करके आ जाना। जैसे इसका पहला उपयोग है कि बेकिंग पाउडर तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है, या प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में। ठीक है, तो आपको इन 5 में से जो भी याद हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमें दे रखा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमें जल के साथ समीकरण लिखनी थी। तो पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यह हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। जब अभिक्रिया कराने के बाद में हमारा क्या मिलेगा, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और ये ऊपर लिखा भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12H2O। जब हम क्या है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिप्सम, जिसका हमें फॉर्मूला भी दे रखा है CaSO4.2H2O। ठीक है, और अगर हम इसे थोड़ी देर छोड़ दें तो ये कैसा बन जाता है, ठोस। ठीक है, ये जम जाता है। अब देखते हैं हम इसका अथवा वाला। पहले का आंसर था कि जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि उसमें क्या है, आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, वही इसमें लिखा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक करता है। अम्ल जल में आयनीकृत होकर आयन बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब HCl है, हमने इसे क्या करा, जल के अंदर डाला तो इसने क्या है, आयन दे दिया H+ और Cl-। ठीक है, इसी कारण से क्या है, विद्युत का इसमें चालन होता है। ठीक है, जो हमारे पास ब्यूटेन के स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने बना सकते हैं हम, तो इसके हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिखा है 4H10, और इसके क्या है, 2 आइसोसोम होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा N ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा N ब्यूटेन है और ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देख लें कि कैसे बने हुए हैं। इसके स्ट्रक्चर भी क्या है, हमें एग्जाम में बना के आने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर के नाम है वो यहाँ पर लिखे हैं और लिखे भी हैं कितने हैं। ठीक है, तीसरा आंसर देखते हैं। अम्ल को अनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, अगर जल में हम अम्ल को या क्षार को किसी को भी घोलेंगे तो वो क्या होगी, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है, उस रिएक्शन में बहुत ऊष्मा निकल सकती है, जिसके कारण क्या है, हमारी आंखों पर, ठीक है, या हमारे हाथों पर असर पड़ सकता है, जल सकते हैं हमारे आंख, और जिस पात्र में भी हम ये अभिक्रिया कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी टूट सकते हैं। ठीक है, इतनी वो ऊष्माक्षेपी होती है। तो वही लिखा है इसमें। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें अम्ल डालते रहते हैं और उसको हल्के हल्के मिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा नहीं डालते।
इसमें वही बात लिखी है कि अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा विलयन को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे इसको तो वो क्या होगी, रिएक्शन बहुत ऊष्मक्षेपी होगी। और इसके विपरीत सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है। इससे समीप खड़े व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकती है। वो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया कि ऐसा हो सकता है, और जिसके कारण उपयोग किए जाने वाले कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही पूरा समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगला दे रखा है हमें 25वां क्वेश्चन, उसमें एक चित्र भी था, उसमें थोड़ी थ्योरी लिखी थी, फिर ये 4 पॉइंट हमें लिखने थे, तो वो आप पेपर में से देख लेना। पेपर तो आपके पास हो गई सैम्पल पेपर, अगर सैम्पल पेपर नहीं देखा आपने तो मैंने क्या उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको ऊपर आई टैब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके हम क्या है जो चारों पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं हम इसके। कि चित्र देखकर अवलोकन कीजिए कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिस्क में गर्म किया जाएगा। ठीक है, पहला यह है, और ये वाले क्वेश्चन में उसकी हमें समीकरण देनी है, रिएक्शन इनकी अभिक्रिया बतानी है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। और दूसरा जो हमारे पास उत्पाद बनेगा, ठीक है, जो कॉपर पाउडर चाइना डिस्क में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो हमारे पास उत्पाद बनेगा उसमें क्या कर दें हम, हाइड्रोजन को प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो हमारी क्या होगा, फिर उसी क्या देनी है हमें, एक रासायनिक समीकरण देनी है। ठीक है, तो एक करके देखते हैं। पर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाएगी, यानी कि अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसके ऊपर क्या, कॉपर ऑक्साइड की क्या एक काली परत चढ़ जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिएक्शन भी मैंने लिख दी है, यहाँ से आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। फिर उसने दे रखा था दूसरे में कि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी होगी। अभी आपको रिएक्शन दिख रही होगी, तो इसमें Cu था यानी कॉपर, प्लस इसको हमने गर्म करा तो हमारा क्या बनेगा, CuO, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, उपचयन। ठीक है, ये आप लिख देना। फिर तीसरा देखते हैं हम इसका, तीसरा और चौथा सेम ही है। तीसरे में हमें ये बताना है, अगर हम जो हमारे पास CuO बना था, ठीक है, उसमें जो उत्पाद था उसमें हमें हाइड्रोजन को प्रवाहित करना था, तो जो हमारे पास CuO होगा यानी कि कॉपर ऑक्साइड होगा, उसमें क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को प्रवाहित कर देंगे। तो क्या होगा उसमें, अब देखते हैं। तो प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होती है। तो और उसकी उन्होंने बोला था रिएक्शन लिखने को, रिएक्शन यहाँ पे लिखी है आपके सामने कि CuO, उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन से उसकी अभिक्रिया करा देंगे और इसे गर्म कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। और ये 26वां क्वेश्चन बायो का है, इसके मैंने तीनों पॉइंट करवा रखे हैं, आप आराम से देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का है, और बाकी दोनों क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं, और ये हमारा 2 नंबर का है। ठीक है, पहले का आंसर यह है, दूसरे का यह है। उन्होंने पूछा था उसमें क्वेश्चन कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे है, मेंडल को कहते हैं, यहाँ पर लिखा है इसका आंसर। फिर दूसरा था हमें DNA की क्या है फुल फॉर्म बतानी थी, तो उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, और इसके अथवा में भी हमें दे रखा है। तो ये आपका 27वां क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, द्विखंडन और कायिक जनन क्या होता है, और ये 2-2 नंबर के हैं। आप या तो ये करें, या इसमें अथवा में दे रखे हैं निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर भी बताना है। और हमें क्या है दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 विधि बतानी है। ठीक है, जो आपको याद हो वो 2 विधि यहाँ पर लिख देना। मेरे हिसाब से तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये वाला भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बायो के क्वेश्चन क्या है लंबे लंबे होंगे, तो मैं खाली यहाँ पर क्या है वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप वहाँ से क्या है कर लेना। तो ये रहा इसका पहला पॉइंट, जो कि हमारा था यहाँ पर द्विखंडन, और दूसरा था हमारा कायिक जनन किया गया। तो दोनों के आंसर यहाँ पे हैं, आप यहाँ से देख लेना। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको ये समझाऊंगा तो वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखते हैं हम इसका 28वां क्वेश्चन, रंध्र किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बनाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है फाइटो हार्मोन्स क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है शरीर, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने इन तीनों के आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। ये आगे हमारा रंध्र किसे कहते हैं, इसका चित्र है ये, और क्या कार्य होते हैं वो ये लिखे हैं। फिर उसने बोला था फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। दूसरा क्वेश्चन था पेपर में कि पित्त भंडारण कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आप यहाँ से लिख लेना। अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख लेना प्लीज। ठीक है,
और इसके अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप न्यूमेरिकल करें, थ्योरी पर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूं पहले आपको। ये मैंने न्यूमेरिकल का आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दिया है, आप यहाँ से पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दी है। यहाँ पर मैंने पहले वैल्यू लिख दी है, फिर यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है इसकी, यहाँ से आप देख लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं वहाँ से क्या है आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अथवा में दे रखे हैं दोनों पॉइंट। तो दोनों पॉइंट अथवा में ये आ गए। पहला पॉइंट है ये, दूसरा है हमारे पास ये। पहला पॉइंट है इसमें अपवर्तन के नियम लिखने हैं, तो इसे हम क्या है स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका सेकंड वाला नियम आता है यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये बराबर क्या होते हैं नियतांक। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश नीले की जगह क्या दिखाई देता है, काला। तो उसका हमें कारण लिखना है, ऐसा क्यों दिखाई देता है वो यहाँ पर लिखा है, आप देख लेना। इसमें क्वेश्चन में भी क्या है हमारे 3 पॉइंट है, 1 2 3। अब ये जो पहला वाला पॉइंट तभी कर सकते हैं जब क्या है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आता हुआ, ठीक है। अगर आपको वो नियम पता होगा तो ही आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहां से देख लेना। इसका आंसर वहां से लिखेंगे हम। इसका पहला आंसर देखते हैं हम कि क्या होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमें तीव्रता बतानी है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, बल की दिशा होगी वो क्या होगी, ठीक है। उसकी बल की दिशा हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, उसके हिसाब से आप करके देखना अपने हाथ से ही, ठीक है। मैं भी यहाँ तो नहीं दिखा सकता आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैं भी साइड में डायग्राम भी आ जाएगा, वहां से करके देखना। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें किया गया कार्य निकालना है। हमें क्या है वहां पर वोल्टेज दे रखा है और ऊष्मा दे रखी है। तो इसका सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। तो V हमें दे रखा है और Q हमें दे रखा है, तो दोनों की गुणा करके हम क्या निकाल देंगे, इसका मान निकाल देंगे। जो भी क्या कार्य होगा वो जूल में होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय धारा के मान में अचानक क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। लघु पतन में क्या होता है, धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। तो ये था आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन जो मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। पूरा का पूरा पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप क्या है सबसे पहले ये 4 काम जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, फिर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और इस वीडियो पर एक लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, उसे भी ये सोल्यूशन वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको और भी सैम्पल पेपर देखने हो तो मैंने क्या है उन पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, या आपको मैथ का, SST, हिंदी का सारे के सारे सैम्पल पेपर वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उनको देख लेना। और अगर आपको किसी और पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो इसी की तरह, तो आप क्या है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस पेपर की सोल्यूशन वीडियो चाहिए, तो मैं उस पेपर पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी किसी भी सैम्पल पेपर या क्लास 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या है आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि ये पेपर का सोल्यूशन है, ठीक है।